वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी है, ये पहली रिपोर्ट है जो कि 2020-21 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय बंटवारा होगा, यानी कि टैक्स का किस तरीके से बंटवारा होगा, जो आर्थिक सोर्स हैं उसके जरिए जो रकम मिलेगी उसका बंटवारा करने का फॉर्मूला सुझाया है और उसमें कुछ तब्दीली की गई है जो अब तक फॉर्मूला चला आ रहा था। इस रिपोर्ट में 21 से 26 तक के लिए जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें सुझाव दिए जाएंगे और अंतिम जो रिपोर्ट है वो 30 अक्टूबर को जो है उसकी बात रखी जाएगी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो पहली रिपोर्ट है जहां पर क्या मुख्य सुझाव हैं और स्टेट सेंटर के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला है वो असल में क्या सुझाया जा रहा है, क्या उसके पीछे के तर्क हैं, क्या फैक्टर इसमें ऐड इन किए गए हैं और जो अब तक के फैक्टर थे उसकी कितनी ज्यादा उन्हें कम या बढ़ाया गया है। और इसको समझेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी सर हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं सिद्धार्था, नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, और सिद्धार्था ने ही वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं एनके सिंह जी, उनका इंटरव्यू किया इस पूरे मसले को लेकर। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूंगा कि अगर मैं सबसे पहले तो जो अब तक का मौजूदा फॉर्मूला है बंटवारे को लेकर, वित्तीय जो कि संसाधन है उसके जरिए आने वाली इनकम है और जो सुझाव दिए गए हैं वित्त आयोग की ओर से, क्या बड़े बदलाव या फिर बड़े चेंजेस आपको लगता है यहां पर नजर आते हैं? और इसके बाद फिर मैं एक एक करके उनकी डिटेलिंग पर जाऊंगा। जी, जो यदि आप पिछले बार की फॉर्मूला से तुलना करें तो तब से दो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। तो पिछले जो वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग, उसमें जो सरकार के पास जो डिविजिबल पूल थी, जो कर आते थे, केंद्रीय कर जो आते थे, उसमें से 42% जो है राज्यों को जाता था। इस बार 41% है, लेकिन उसमें 1% जो है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है, तो वो 42 का 42 ही रह गया है। वह किस तरीके से 42 पे आए उस पे थोड़ी सी उसमें तब्दीली हुई है। वह एक कारण उसका यह है कि जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था वो सेंसस 2011 के इस पे किया गया है, और लेकिन उसमें जो एक डर था खास करके दक्षिण भारत के राज्यों को कि जहां पर की पॉपुलेशन की वृद्धि की दर कम हुई है उसका उनको नुकसान ना हो, तो उसके लिए उन्होंने एक वित्त आयोग ने एक उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। उसके अलावा जैसा कि वित्त आयोग का होता है, उसमें उन्होंने एक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का प्रावधान रखा है, और जो है तमाम तरीके की अलग चीजें हैं जो कि इंसेंटिव बेस्ड चीजें हैं। पावर रिफॉर्म्स हो गई, चाहे अन्य चीजें हो गई, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के ऊपर जो है, स्वास्थ्य के ऊपर इस बार काफी ध्यान दिया गया है, और कहा गया है कि 8% के लगभग जो है राज्यों को अपने बजट में स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें थोड़ी तब्दीली आई है। विरमानी सर, क्योंकि कोविड के इस काल के बीच और जो 2020 हमने देखा जिस तरीके से हालत नजर आ रही थी एक वक्त में, चाहे वो केंद्र की या फिर राज्यों के आर्थिक संसाधनों की बात करें, काफी ज्यादा एक चुनौती बढ़ती नजर आ रही थी। हालांकि दिसंबर और जनवरी की जो आंकड़े हैं उसमें काफी कुछ एक मैं कहूँ कि अच्छी खबरें मिली, जीएसटी कलेक्शन या फिर दूसरे जो रेवेन्यू कलेक्शन के सोर्सेज होते हैं। लेकिन वित्त आयोग के अगर सुझावों को देखें और जो बदलाव की तरफ हम कदम बढ़ाने की बात कर रहे थे, चाहे वो 12वें के बाद लगातार 15वें वित्त आयोग की इस रिपोर्ट की सिफारिशों को देखें, इसको आप कैसे देखते हैं? वक्त के बदलाव जो जरूरतें हैं स्टेट लेवल पर भी और सेंटर के नजरिए से भी। जो वित्त इस आयोग के सामने था वो था कि पैंडेमिक से सारी जो कैलकुलेशंस पहले की थी और आगे की करनी थी वो सब डाउट में हो गई थी, क्योंकि बेस लेना होता है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो इस साल क्योंकि मैं एडवाइजरी ग्रुप पे था, ये स्ट्रगल रही है उसमें, ग्रुप में हमारे से डिस्कशन में सब जगह कि बेस क्या होगा,
क्योंकि आपको याद होगा कि शुरू में कई इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे ये -10% होगा, -15% होगा। हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, हम -5% की तरफ ध्यान दर्शा रहे थे। पर वो इतनी अनसर्टेनिटी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कैसे एड्रेस करे, इसलिए कई बारी एक्सटेंशन लेनी पड़ी है, इंटरिम रिपोर्ट्स देनी पड़ी हैं, और अभी भी बिल्कुल 100% पक्का नहीं है कि जो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स ने -7.7% का जीडीपी दिया है तो उसका क्या होगा। फिर उसके ऊपर एक ये और उपत्ति आ गई थी कि जो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो 14% गारंटीड रिटर्न थी, वो कभी सोचा नहीं था कि कोई पैंडेमिक होगा और नेगेटिव ग्रोथ होगी। ये तो ध्यान में था कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, 14 से 10 जा सकता है, 14 से 18 जा सकता है, कि नेगेटिव होगा वो कभी इमेजिन भी नहीं किया गया था। तो ये सारी आपत्तियां सामने रख के ये काफी टेंटेटिव है, अभी भी क्लियर नहीं है। आपने बोला है कि अभी एक्सटेंशन और दी गई है, तो सारी कैलकुलेशंस, क्योंकि प्रोजेक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं, क्या कितना किस स्टेट को मिलेगा, उसका डिवीजन भी अगर आप पुराना भी रखिए तो ये भी नहीं पता कि ग्रोथ कितनी होगी। सो ऑल दोस थिंग्स जो बेस है उसके हिसाब से ट्रांसफर्स सब कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो गई थी, पर वो एफर्ट किया गया है और टेंटेटिव एलोकेशन दी हैं, और हो सकता है अभी इसमें और चेंज करने की जरूरत हो। बट ऑफ कोर्स जो सिद्धार्थ साहब ने बोला है, जो 42-41% कैलकुलेशन, उसमें तो खास बदलाव का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, एक्सेप्ट के आपको याद होगा कि एक दो चीजें ऐड की गई थी। उनके कमीशन सेटअप होने के बाद कुछ डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, एडिशनल पॉइंट्स उसमें डाले थे, पर मेरा ख्याल FY15 ने क्वाइट राइटली सोचा है कि ये टाइम नहीं है कि जब बड़े चेंजेस से कोई फायदा है, क्योंकि सब कुछ ही बहुत अनसर्टन है। फॉर एग्जांपल एक इशू जो जिस पे मैंने पर्चा लिख के दिया था FY15 को, कि ये जो डिफेंस R&D है ये बहुत अनसर्टन है, कई हाइपरसोनिक वेपन्स ये वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत अनसर्टन है, तो इसको शायद क्या कहते हैं उसको, वो जो कैरी ओवर का सिस्टम होता है वो सोचना पड़ेगा। पर आई थिंक जहाँ तक मुझे दिखा है ये ज़्यादा इतने बड़े चेंजेस उन्होंने रेकमेंड नहीं किए हैं एज फार एज आई कैन सी, पर परहैप्स सिद्धार्थ साहब को पता होगा। जी विनोनी सर, लेकिन एक जो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रहा था, उसके पहले भी जब पिछले वित्त आयोग की रिपोर्ट्स रही हैं और जिसका सिद्धार्थ ने जिक्र किया, पॉपुलेशन को लेकर और स्टेट वाइज उन राज्यों की चिंता बड़ी थी कि जिन्होंने इस पर काम किया है और उनको ऐसा लगता रहा है कि हमें उसका बेनिफिट उस तरीके से नहीं मिल रहा और कहीं उसके बदले में हमें कहीं कोई नुकसान झेलना पड़ता है कई बार। इसे आप कैसे देखते हैं? और इस रिपोर्ट में अगर ओवरऑल देखें, हालांकि इस पर काफी ज्यादा बेसिक ट्रेड ऑफ यही होता है कि जो हेविली पॉपुलेटेड पुअरर स्टेट हैं, क्योंकि ये नेशनल कमीशन है, तो उसके ट्रांसफर जनरली आप दुनिया में देखिए, जो रिचर पार्ट्स ऑफ द कंट्री होती हैं वो ज्यादा टैक्सेस देती हैं, जो पुअरर होती हैं उनको ट्रांसफर दिया जाता है। तो पर इसमें एक कंफ्यूजन आ जाती है कि वो पुअरर स्टेट्स की पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ रही है, तो सदर्न स्टेट्स जो अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई हैं, जिनकी इनकम ज्यादा बढ़ गई है, वो कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया है तो हमें पेनलाइज कर रहे हो आप, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, या रिलेटिवली स्पीकिंग। तो ये बैलेंस होता है, ये हर कमीशन में पिछली 3-4 कमीशन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो जनरली इसका हल होता है कि डिफरेंट इंडेक्सेस बनाए जाते हैं और उनको डिफरेंट वेट किया जाता है, ताकि ऑफसेट मोर और लेस ऑफसेट हो जाती हैं ये चीजें, और सबको सेटिस्फाई रखना पड़ता है, डेमोक्रेसी है, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ देना पड़ता है। तो दैट इज द यूजुअल बैलेंसिंग एक्ट which has to be done by the finance commission. सिद्धार्थ, क्योंकि आपने जो बातचीत की उसमें कुछ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लग रहा था कि
ओवरऑल कुछ ऐसे राज्य जो कि हम बड़े राज्य है ओवरऑल जिनकी परफॉर्मेंस एक होती है। दूसरा जो वेटेज की बात आई है, क्या इसमें कुछ नए ऐसे कहूँ कि टूल्स है उनको ऐड करने की बात बीच में हुई है या ऐड किए गए हैं जिनका वेटेज बढ़ाया गया हो जो पिछली बार कम था, या इस बार कुछ ऐसे सेक्टर क्षेत्र या ऐसे टूल जो कि वेटेज इनका कम किया गया हो, अगर इस परिवर्तन को देखें तो? जी, ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसको आमतौर पे वित्त आयोग के 5 साल का कार्यकाल, मतलब 5 साल का उनको अवार्ड देना पड़ता है। तो उनकी अवधि जो होती है 5 साल की होती है। यह वित्त आयोग एक ऐसा है जो कि दूसरी बार हुआ है, जो जिसके की 6 साल की अवधि है। तो इन्होंने एक 2020-21 में एक रिपोर्ट दिया था, 20-21 के लिए एक रिपोर्ट दिया था, जो कि पिछले वर्ष आया था। और इस बार इन्होंने जो है अब 21 से 26 के लिए रिपोर्ट दिया है। तो जो फॉर्मूला था जिसकी बेसिस पे डेवल्यूशन तय किया गया था कि राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा केंद्रीय कर का, वह जो है फॉर्मूला इन्होंने वैसा ही रखा है जो पिछले साल के लिए किया था। तो उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आई है। जो एक जो पॉपुलेशन का है उसमें परफॉर्मेंस को टूल दिया गया है, जिसकी वजह से जो राज्य जिन्होंने अच्छा काम किया है, जहां पे वृद्धि की दर कम हुई है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, उसका उनको बैलेंस किया गया है। जी वीरमानी सर, अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड जब हम बात कर रहे हैं, और इसमें मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स जिन स्टेट ने लागू किया है, चाहे वो फिर महत्वाकांक्षी जिले और ब्लॉक में उन इस तरह की स्कीम्स को लागू करना है, इवन पावर सेक्टर में सुधार के रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया हो, ये सब काफी कुछ इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरह की रिपोर्ट में। और इस बंटवारे में अगर हम प्रदर्शन को देखें, परफॉर्मेंस को देखें स्टेट वाइज, इन खासतौर पर इन सेक्टर्स में, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका वेटेज किस तरीके से आने वाले कुछ वर्षों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो जो स्टेट सब्जेक्ट हैं और पार्टली जो कंकरेंट लिस्ट पे होते हैं, उसमें डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर सकती। तो इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं, चाहे आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं। और एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स तो है ही स्टेट सब्जेक्ट मोस्टली। एग्रीकल्चरल ट्रेड में कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में है इंटर स्टेट ट्रेड। तो ऐसे जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट सब्जेक्ट हैं जहाँ पे जरूरत है जो सब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में या दिल्ली और अदर जगह में सोचा जाए कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो उसको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। एफवाई जो आयोग हैं, वित्त आयोग, वो भी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो वो इंसेंटिव सजेस्ट करते हैं। और उसको इंसेंटिव देने का तरीका है कि फॉर्मूला में जो डिवीजन फॉर्मूला है बिटवीन द स्टेट्स, उसमें ये चीजें इंडेक्सेस बना के, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे आपने बोला एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस या पावर परफॉर्मेंस, या जो भी वित्त आयोग सोचता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years, उनका इंडेक्स बना के उसमें डाला जाता है कि थोड़ा इंसेंटिव मिले स्टेट्स को कि इसमें इंप्रूवमेंट करें। खास करके जो रिफॉर्म्स, जो मुश्किल रिफॉर्म्स होते हैं, उसका थोड़ा इंसेंटिव इस तरीके से डाला जाता है। सिद्धार्थ, ये जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में नजर आता है, और इसका जो मैं कहूँ कि वेटेज है और स्टेट के नजरिए से भी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस है, और अगर उसमें कमी दिखती है तो क्या किसी पेनल्टी या फिर उसे वंचित रखने की जो बात होती है, उसे उसका फायदा न देने की बात होती है, वो इसमें शामिल है? जी, इसमें जो आमतौर पे देखा जा रहा है, काफी सालों से जो देखा जा रहा है, इंसेंटिव की बात की जाती है। यदि आप अपने, जैसे इसमें जो है 3-4 चीजों पे आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं। एक, जैसा कि वीरमानी साहब ने बताया, बिजली क्षेत्र में सुधार। यदि आप देखें तो बिजली की जो कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स जिनको कहते हैं, उनकी वित्तीय हालत काफी खराब है। तो उसमें जिन राज्यों में सुधार किया जाएगा, उनको जो बोरोइंग लिमिट है उसमें थोड़ी सी उसमें फैसिलिटी दी गई है। वैसे ही काफी सारे अन्य क्षेत्र हैं। जो वित्त आयोग का जो रिपोर्ट आता है,
उसमें जो डेवल्यूशन होता है और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होते हैं, इन सब चीजों पे निर्णय हो गया है। उसी तरीके से जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात हो, उस पर निर्णय इन प्रिंसिपल हो गया है। काफी सारी चीजें हैं जिसपे इंसेंटिव लिंक्ड रिफॉर्म्स की जो बात है, जैसे कृषि क्षेत्र में ये कहा गया है कि अब जैसे आप मॉडल एक लैंड लॉ बनाया जाएगा, जमीन कानून बनाया जाएगा, एक मॉडल जमीन कानून जो कि नीति आयोग बनाएगी। अब उसके बेसिस पर, और जो राज्य इसको अडॉप्ट कर लेते हैं उनको थोड़ी इंसेंटिव दी जा सकती है, चाहे जो ग्राउंड वाटर से लेवल को जो बरकरार रखें उनको कोई इंसेंटिव दी जा सकती है, चाहे जो कृषि एक्सपोर्ट में स्कीम्स लाएं या इजाफा करें उनको इंसेंटिव्स दी जा सकती हैं। पर यह जो इनके रिकमेंडेशंस हैं, इन पे अभी केंद्र सोच विचार कर रही है, और इस पे इन प्रिंसिपल भी काफी सारे क्षेत्र हैं जहां पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। ये जैसे कि मॉडल लैंड लॉ की जो बात की गई है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि पिछली बार यदि आप देखें तो भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस किया था, और उसके बाद जो है काफी उस पे नाराजगी थी कुछ राज्यों की और लोगों की। तो इस पे अभी और सलाह करके काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि ये निर्णय लिए जाएंगे। उसी तरीके से कहा गया है कि जो राज्य फिस्कल सुधार करेंगे, जो अपनी वित्तीय पोजीशन है उसमें अच्छा काम करेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव्स दी जाएंगी। तो इस प्रकार की बातें की गई हैं। वीरवानी सर, फिजिकल डेफिसिट एक बड़ी चिंता रही है राज्य स्तर पर, और जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसका जिक्र काफी रहा है, उसके संतुलन या उसकी एक सीमा रेखा को लेकर कई बार प्रयास करने की कोशिश की गई है। और जैसे कि सिद्धार्थ ने जिक्र किया, इस चिंता को कैसे आप देखते हैं, और इस रिपोर्ट में इस चिंता को कैसे दूर करने की बात की गई? हालांकि जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा कि रिपोर्ट में सिफारिशें हैं, अभी सरकार को एडॉप्ट करना है, उसको लागू करने की दिशा में बढ़ना होगा, तो वो एक अलग मैटर। लेकिन फिर भी अगर सुधार की तरफ हम बात करें फिस्कल डेफिसिट को लेकर, क्या प्रमुख चीजें नजर आती हैं रिपोर्ट के जरिए? तो एक इशू जो बहुत मुश्किल थी, जो कंसिडर की गई थी, वो FRBM एक्ट का क्या किया जाए। क्योंकि क्लियरली जब ये पेंडेमिक शॉक आया है, और अगेन ये इंडिया को यूनिक नहीं है, ये हमने कई दुनिया में कई जगह पे देखा है। जनरली वहाँ पे लड़ाई वॉर की के होता है, कई जगह में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, पर इस टाइम तो ऑफ कोर्स पेंडेमिक के कारण जो जो डेट GDP रेशियो होता है वो एकदम बढ़ गया। तो पिछले 2-3 वित्त आयोगों से ने ना चेंज कर दिया था फोकस जो FRBM में, फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू डेट GDP रेशियो। तो इस कारण वो इट बिकम्स इनेविटेबल के जो अगर एकदम GDP डेट रेशियो बढ़ गया है तो उसका नया टाइम पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना तो हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ, किस तरीके से फिजिकल डेफिसिट को लेकर जो चैलेंज है रिपोर्ट में उसका जिक्र, और क्योंकि आपने NK सिंह साहब से बात की, तो एक चीज जो मैंने उसमें देखा, जो इस इंटरव्यू के जरिए सामने आ रही थी, कि ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी अगर स्टेप इस वक्त हैं वो उस तरीके से लेना मुश्किल है, क्योंकि इससे ठीक पहले हमने कोविड का जो काल देखा, उसके चलते हालत जो है या स्ट्रेंथ जो है उस लेवल पर नहीं जो कि सस्टेन कर सके हार्ड कदमों को। जो जैसा वीरवानी साहब ने पहले बताया कि इस बार के जो एस्टिमेट्स बनाने की जो मतलब जो प्रक्रिया थी, उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। अब हमें ये नहीं मालूम कि आज से 2 महीने बाद पैंडेमिक का क्या असर रहेगा, और अगले साल कितना सुधार होगा वो बताना और भी मुश्किल है। और जितना सुधार होगा उसी की तुलना में आपकी फिस्कल डेफिसिट कम होती जाएगी, क्योंकि सरकार अपना खर्च कम कर सकती है और GDP में वृद्धि भी होगी, तो उस वजह से भी आपके जो फिस्कल डेफिसिट की जो संख्या है, जो परसेंटेज ऑफ GDP में दिखाई जाती है, वो बेहतर होगा। तो इस वजह से अगर आप आयोग का रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें ये चीज खुल के आ रही है। उन्होंने 3 सिनेरियो भी बताए हैं, और ये कहा है कि जो केंद्र का जो वित्तीय घाटा है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको 2025-26 तक 4% तक लाई जाए, और जो राज्यों का है उसको उन्होंने 3 स्टेज में कम करने का रिकमेंडेशन किया है, और कहा है कि 2025-26 तक जो है ये 3% तक लाया जाए।
तो दोनों मिला के लगभग 7% के करीब आएगा। जो केंद्र ने जो बजट में जो घोषणा की है वित्त मंत्री ने, उन्होंने यह कहा है कि 2025-26 तक हमारा जो वित्तीय घाटा है केंद्र का, वह 4.5% तक आएगा। तो ये इन्होंने कहा है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो केंद्र का जो डेट टू जीडीपी रेशो है, उसका अनुमान ये लगाया गया है कि 2025-26 तक यह 5.6% तक आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कम करने का सुझाव दिया है, और इसको एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कम करने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि यह बात अभी भी क्लियर नहीं है कि ये पैंडेमिक का असर कब तक रहेगा, कब तक सरकारों को, मतलब ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि जैसा कि विरमानी साहब ने बताया, विश्व की सारी सरकारों को कब तक खर्च करने की जरूरत है, लोगों को सहारा देने की जरूरत है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। तो इस वजह से जो है, यह जो पहले FRBM में जो रोड मैप था वह 3% का हमेशा हम टारगेट करते थे, तो वो 3% ना करके अभी फिलहाल 4% के लिए कहा गया है। इन्होंने एक हाई पावर्ड कमिटी की भी सजेशन दी है वित्त आयोग ने, और कहा है कि एक नया फिस्कल रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। तो यह जो है उस पे वित्त मंत्रालय भी इस पे आने वाले महीनों में कुछ काम करेगी, और एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। विरमानी सर, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखता है वो है टैक्स कलेक्शन और उसके बेस और दायरे को लेकर, क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि 18-19 में जो राज्य और केंद्रों का कुल राजस्व था वो करीब जीडीपी का 17.5% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इसको अगर दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज के कलेक्शन से देखा जाए उस तरीके से उसमें वृद्धि या उसमें इंक्रीज नहीं नजर आ रहा है। तो सुझाव के तौर पर कि कर आधार को, यानी कि उसके बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, बेस को बढ़ाया जाए, और किस तरीके से जो दूसरे एक्सपर्टीज हैं उसको इसको ऐड करके इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और ये वाकई क्या बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त हो जाता है जब हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अगेन ये इशू रिपीटेडली आती है, टैक्स बॉयंस की टैक्स एफिशिएंसी की, टैक्स बेस की। तो और अब अगेन काफ़ी एक्सपीरियंस है हमें अंतर्राष्ट्रीय और अब इंडिया में भी कई टैक्स रिफॉर्म्स हो चुके हैं। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे, जैसे हमारी डिस्कशंस हुई थी, मैंने, आपको याद होगा हमारा ईग्रो पेपर है जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर, वो पेपर हमने FY15 इस आयोग को भी दिया था। और बेसिकली ब्रॉडली सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप में भी जो थे वो सब सहमत हैं कि सिंपल रैशनल टैक्सेस से बॉयंसी बढ़ेगी। जनरली जो टैक्स एक्सपर्ट नहीं होते या जिनको रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ी रहती है, वो सोचते हैं कि अगर हम टैक्स ये बढ़ा देंगे, उधर बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ जाएगा, पर वो 1 साल के लिए बढ़ता है और उसकी बॉयंसी कम हो जाती है। तो सब एक्सपर्ट्स की अब यूनैनिमिटी है कि अगर सिंपल रैशनल टैक्स होगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो कस्टम्स ड्यूटी हो, तो जनरली सिंपल टैक्स, सो टैक्स रिफॉर्म को करना पड़ेगा अगर हम बॉयंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। और जो एम्बिशन है कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़े इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, उसके सिवाय, टैक्स रिफॉर्म के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। सिद्धार्थ, एक आखिरी कमेंट आपको चाहूंगा, क्योंकि जब टैक्स की हम बात करें, मैं देख रहा था रिपोर्ट्स के अलावा जीएसटी को लेकर भी जो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है जीएसटी को लेकर, उसमें भी चिंता जताई गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो इनवॉइस इनपुट टैक्स में जो एक सिमिलरिटीज नजर आनी चाहिए थी, उसमें कई बार बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। तो जो सुझाव के तौर पर मैं कहूँ, खासतौर पर रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू के उस आंकड़े को बढ़ाने की तरफ, वो कितने ज्यादा क्रूशियल इस वक्त नजर आते हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार के सामने वो विकल्प के तौर पर अब सामने है? जो 3-4 चीजें जीएसटी की आपने बात की, उस पे जो 3-4 चीजों की चर्चा हो रही है वो यह है कि जो एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जहां पर की जो इनपुट्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं,
उन पर जो कर है वो फिनिश्ड गुड्स से ज्यादा है। मतलब ये हो सकता है कि एक उदाहरण के तौर पर ये बात सही नहीं है कि जो चमड़े पे जो कर है वो हो सकता है कि जूते के कर से ज्यादा हो। तो इसको एक ठीक करने की प्रक्रिया जो है, जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र हो गया, अन्य क्षेत्र हो गए, मोबाइल फोन्स में किया गया था, तो इस पे इसकी एक प्रक्रिया चालू की गई है और यह सुझाव है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। दूसरी जो चीज है वो है कि जो हमारे पास अगर आप देखें तो 4 मुख्य स्लैब हैं जीएसटी में, 5%, 12 और 18% और 28%, जो कि सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स हैं। तो यह बात भी की गई है कि 12 और 18 को किस तरीके से उनका विलय किया जाए और एक चाहे वो 15 हो या 16 हो, जो भी हो, उस तरीके का एक स्लैब बनाया जाए, जिसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन की समस्या है कि रोटी 5% और पराठा 18%, इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं। और जो तीसरी चीज वो है कि जो राज्यों को एक तरीके से 14% वृद्धि का एक सरकार केंद्र का एक प्रॉमिस है कि यदि आपका 14% वृद्धि नहीं होती है कर में, तो हम आपको लॉस मानेंगे वो और हम उसका आपको मुआवजा देंगे। तो वह यह चीज 2022 तक लागू है, जून 2022 तक। और यह एक ऐसी चीज है जिसमें कि राज्य को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो ज्यादा मेहनत करें और कर ज्यादा इकट्ठा करें। तो यह बात भी की जा रही है कि उसको किस तरीके से जो राज्यों को अभी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा